Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की। किसकी बात करेंगे हम? कॉल्स इन एरियर। तो क्वेश्चन ये उठता है कॉल्स इन एरियर क्या होता है। चलिए बात करते हैं कॉल्स इन एरियर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कंपनी कैन इशू शेयर फॉर कैश। कंपनी किसके लिए शेयर इशू करती है? कैश के लिए। और जब कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कैश तो वो अमाउंट लमसम भी रिसीव कर सकती है, यानी सारा पैसा एक साथ ले लेती है। नंबर 2, कई बार कंपनी अमाउंट रिसीव करती है इंस्टॉलमेंट्स में। किसमें रिसीव करती है? इंस्टॉलमेंट्स में, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एटसेट्रा। तो देखिए, जब कंपनी पूरा पैसा एक साथ ले लेती है तब कभी भी कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं आएगी? देखिए, इसलिए नहीं आएगी कि जब कंपनी पूरा पैसा लमसम ले लेती है तो वो उसकी इश्यू प्राइस, जिस प्राइस पर भी शेयर इश्यू किए जाते हैं, पूरा अमाउंट किसके साथ ले लेती है? शेयर एप्लीकेशन के साथ ले लेती है। तो जब पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव किया जा रहा है तो कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये उठता है कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम कब आएगी। देखिए, अभी भी मैंने आपको ये नहीं समझाया था व्हाट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होता क्या है बताता हूं, थोड़ी देर रुके। क्या होता है, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो वो एप्लीकेशन इनवाइट करती है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद अभी हम मान लेते हैं कि हमारी फर्स्ट कॉल ही क्या है? फाइनल कॉल है। एक शेयर 10 रुपए का है, उस पर 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फाइनल कॉल लेना है। और इस तरह कंपनी पूरे 10 रुपीज क्या कर लेती है? रिसीव कर लेती है। ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम समझते हैं कॉल इन एरियर क्या होता है। क्या होता है कि जब भी शेयर इशू होते हैं तो कई बार व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि कंपनी ने जब उससे पेमेंट मांगा है तब उसके पास पेमेंट चुकाने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, पेमेंट की उसके पास पेमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी, अमाउंट कॉल्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। मतलब कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर उस पर पैसा नहीं चुका पाया। इसी को क्या कहा जाता है? कॉल इन एरियर। तो आपसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि लमसम के केस में कभी भी कॉल इन एरियर की प्रॉब्लम नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती कि भाई जब एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है व्यक्ति तो एप्लीकेशन के साथ ही उसे पूरा पेमेंट चुकाना होता है। पूरा का पूरा पेमेंट किसके साथ देना है? एप्लीकेशन के साथ। तो जिसके पास पेमेंट होगा वो ही अप्लाई करेगा और जिसके पास पेमेंट नहीं है वो कभी भी शेयर के लिए अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए जब भी कंपनी शेयर इशू करती है और अमाउंट पूरा लमसम में ले लेती है तो कभी भी कॉल्स इन एरियर का प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉल्स इन एरियर्स का प्रॉब्लम हमेशा किस में आता है? व्हेन कंपनी इशू शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जब कंपनी अपने शेयर का पेमेंट किस में रिसीव करती है? इंस्टॉलमेंट में। अब यहां पर भी आपने देखा कि हमने एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल। तो यहां पर भी कभी भी एप्लीकेशन के केस में कॉल इन एरियर नहीं हो सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता? उसका बहुत सीधा सा जवाब है। कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन मांगी कि यदि आप कंपनी के शेयर परचेस करने के इच्छुक हैं तो एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन के साथ आपको सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद कंपनी आपकी एप्लीकेशन को देखती है और एप्रोप्रिएट डिसीजन लेके आपको क्या कर देती है? शेयर इशू कर देती है। लेकिन आपको एप्लीकेशन के साथ कंपल्सरीली अमाउंट पे करना होता है। और अगर आपके पास कोई अमाउंट नहीं है
तो क्या आप कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते। और जब एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे तो आपको शेयर भी अलॉट नहीं होंगे, और शेयर अलॉट नहीं होंगे तो आप कंपनी के मेंबर नहीं बनेंगे। इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ शेयर एप्लीकेशन देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम नॉर्मली आपको आती है अलॉटमेंट्स के साथ और फाइनल कॉल के साथ। किसके साथ आती है? अलॉटमेंट के साथ और फाइनल कॉल के साथ। ये कैसे आती है आप ये समझिए कि जब कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए आपने अप्लाई किया था, तब कंपनी ने आपको बताया होगा कि आज आपको एप्लीकेशन का अमाउंट पे करना है, इतने टाइम बाद आपको अलॉटमेंट देना है, इतने टाइम बाद आपको फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पेमेंट देना। आज आपके पास एप्लीकेशन का अमाउंट था 2 रुपीज, आपने अप्लाइड कर दिया। आपको यह भी पता है कि कंपनी मई में जब पेमेंट मांगेगी तो आपके पास अलॉटमेंट के भी 3 रुपीज होंगे, और जब दिसंबर में भी मांगेगी तो आपके पास अलॉटमेंट के 5 रुपीज, फाइनल कॉल के 5 रुपीज होंगे। मतलब जब अप्लाई कर रहे थे तब आपके सामने ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि आप कॉल मनी का पेमेंट ना कर पाए। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने जनवरी में रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स 1000 शेयर्स परचेस किए थे 10 रुपीज के रेट से। किसके रेट से? 10 रुपीज के। और जब मैंने अप्लाई करा तो एप्लीकेशन के टाइम मैंने 2000 रुपी पे कर दिए, और रिलायंस ने कहा था कि भैया मित्तल साहब, हम आपसे अप्रैल में, कब? अप्रैल में अलॉटमेंट के 3 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 3000 रुपीज लेंगे। कब लेंगे? अप्रैल में। लेकिन अब हुआ ये कि अप्रैल में, मार्च से हमारा चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के कारण हम सभी की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। और लॉकडाउन के कारण हम सबकी स्थिति खराब हो गई। आज मेरी जेब में पैसा नहीं है, और रिलायंस लिमिटेड खड़ा हो गया कि मित्तल साहब, आपने 1000 शेयर लिए थे कंपनी के, अब आप हमें क्या दीजिए? 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपी पे कीजिए अलॉटमेंट मनी के। क्या मेरे पास पेमेंट है? नहीं है। तो मैं कंपनी की अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्स इन एरिया। फिर से आपको इसकी डेफिनेशन याद दिलाता हूं। कॉल्स इन एरियर की डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो भी आपसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, जो भी अमाउंट आपसे मांगा और आप उसे नहीं दे पाए, तो वो जो अमाउंट आप पे नहीं कर पाए हैं वो क्या कहलाता है? कॉल इन एरियर। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कभी एप्लीकेशन के केस में कॉल इन एरियर नहीं होगा, लमसम के केस में कॉल इन एरियर नहीं होगा। ये तो बात हो गई व्हाट इज कॉल इन एरियर। नाउ कि अब इस कॉल्स इन एरियर्स का हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि बैलेंस शीट में जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है वो शो किया जाता है अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हेड में। किस हेड में शो किया जाता है? अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। दूसरी बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पहले आप ये बात भी बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि जैसे ही आपको पता चला है कि न्यूमेरिकल में कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम है, तो आप न्यूमेरिकल में कोई भी कैलकुलेशन करने के पहले सबसे पहले कौन सा अमाउंट फाइंड आउट करेंगे? कॉल्स इन एरियर। क्योंकि जब तक आप कॉल्स इन एरियर का अमाउंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक आपका न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं जाके बीच में क्या हो जाएगा? अटक जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप किसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे? कॉल्स इन एरिया का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बिगिन करने के पहले एक छोटी सी तैयारी क्या करनी है आपको? सबसे पहले ये देखना है कि इज देयर एनी कॉल्स इन एरिया। यदि कॉल्स इन एरियर है तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर का अमाउंट क्या कीजिए? फाइंड आउट कीजिए। अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं कि इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। आप यहां देखिए क्वेश्चन है, जे लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पर शेयर, अमाउंट पेबल 2 on application, 3 on allotment, 5 on first call,
and all the money duly received except from Ram of final call on 100 shares। मतलब राम से हमें फाइनल कॉल पर 100 रुपये रिसीव्ड नहीं हुआ है। चलिए समझते हैं। देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में हमने जितना अमाउंट मांगा, अलॉटमेंट पर जितना मांगा, पूरा हमें मिला। हमें केवल ट्रीटमेंट किसका सीखना था? कॉल्स इन एरियर का। इसलिए मैं ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपको सिर्फ डायरेक्ट किसका ट्रीटमेंट सिखाता हूं? कॉल्स इन एरियर का। अगर आपको डायरेक्ट ये आपने पुराने हमारे वीडियोस नहीं देखे और आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं सही ढंग से, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए जो शेयर कैपिटल सीरीज से रिलेटेड है। तो आपको ये प्रॉब्लम और अच्छी तरह से क्या आएगा? समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कॉल्स इन एरियर हो तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बिगिन करने के पहले आप किसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कंपनी ने पेमेंट मांगा लेकिन पर्टिकुलर पर्सन ने पेमेंट नहीं दिया। तो यहां पर वो पर्सन कौन था? राम, जिसने फाइनल कॉल मनी 100 शेयर्स पर पे नहीं की। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 100 इंटू 5 इक्वल 500 रुपीज। दिस इज योर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। ठीक है। इसको पहले निकालने का बेनिफिट क्या होता है ये भी समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इंदौरी हूं और हमारी पूरी लैंग्वेज ही बहुत आराम से चलती, टिपिकल इंदौरी लैंग्वेज चलती है। और मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स में हम केवल दो ही बातें करते हैं, मांगा और मिला। मतलब ड्यू एंड रिसीव्ड। कितनी एंट्री करते हैं? ड्यू और रिसीव्ड। ड्यू की एंट्री हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, रिसीव्ड की एंट्री हम किसको मानते हैं? बैंक की एंट्री को मानते हैं। मतलब पूरे शेयर कैपिटल में आपको दो ही बातें करनी, कितना मांगा और कितना मिला। तो चलिए फाइनल कॉल का ट्रीटमेंट समझना है हमें। फाइनल कॉल में आप देखिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए था। तो आप देखिए कि फाइनल कॉल थी 5 रुपीज की। कितने रुपीज की? 5 रुपीज की। आप कहेंगे सर वहां तो फाइनल कॉल नहीं है, क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉल लिखा है। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था यदि फर्स्ट कॉल ही आपका लास्ट कॉल हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसे ही क्या कहेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। तो इसलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पर आपको कितने रुपीज चाहिए था? 5 रुपीज पर शेयर चाहिए था। कितने शेयर्स इश्यू करे थे आपने? 5000। तो हमने 5000 इंटू 5 कितना अमाउंट चाहिए? 25,000। क्या पूरा पैसा हमें मिला? बिल्कुल नहीं मिला सर। वो जो राम नाम का बंदा था उसने हमें 500 रुपये पे नहीं किए। ये देखिए क्या फाइनल कॉल पे मुझे कितना चाहिए था? 25,000। राम ने मुझे 500 रुपए नहीं दिए तो मुझे कितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया? 24,500। मैंने आपसे कहा था मैं इंदौरी हूं, केवल दो ही बातें करता हूं, कितना मांगा और कितना मिला। यहाँ देखिए 25,000 मैंने मांगे थे, राम ने 500 नहीं दिए तो मुझे कितने मिले? 24,500 रुपीज। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करने की। किसकी एंट्री करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करने की या उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या बनती? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे 25,000 रुपीज ड्यू हो गए। अब मुझे सेठ जी को हिसाब देना है कि भैया आपने 25,000 मांगे थे और कितने मिले। तो मैंने सेठ जी को एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए अगर आप इस तरह से भी नहीं समझे तो आप लोग को सीधी बात करता हूं, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ? 24,500। 24,500 रिसीव्ड हुआ और आप जानते हैं अमाउंट रिसीव्ड को सीधे सीधे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर में कितने आए आपके? 500। मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर क्या होगा? डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा बैंक के साथ। किसके साथ होगा? बैंक के साथ डेबिट होगा एट द टाइम इश्यू ऑफ शेयर्स। जब भी आप शेयर्स इश्यू करेंगे, इफ देयर इज एनी कॉल्स इन एरियर इट विल बी डेबिटेड विथ बैंक। किसके साथ डेबिट होगा? ये बैंक के साथ डेबिट होगा।
तो मैंने बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसका अमाउंट रिसीव करना था हमें, इक्विटी कैपिटल, ये इक्विटी कैपिटल के अगेंस्ट कितने आ गए, 25,000। ठीक है, यहाँ इक्विटी कैपिटल नहीं होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने बहुत सीधी सी बात करी, पहले तो अमाउंट ड्यू करा, ड्यू करने की एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं कि ड्यू की एंट्री कैसे होगी। अब रिसीव्ड करना है तो रिसीव्ड की नॉर्मली एंट्री आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही करते आए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया 25,000 रुपीज जब हमने ड्यू करे थे तो आप 24,500 से एंट्री क्यों कर रहे हैं, 500 का क्या हुआ। तो हमने बता दिया कि सर 500 रुपए अभी रिसीव्ड नहीं हुए, बाद में मिल जाएंगे, इसलिए बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि जब कॉल्स इन एरियर होगा तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जितना अमाउंट आपने ड्यू करा है बस उस अमाउंट में से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लेस कर दीजिए और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते वक्त बैंक को डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट कर दीजिए, और जिसका भी वो है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो ये तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि जब आपने शेयर इशू किए और एप्लीकेशन भी उतनी ही रिसीव्ड हुई जितने आप शेयर इशू करना चाहते थे। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब देयर इज कॉल्स इन एरियर विथ प्रोरेटा अलॉटमेंट। मतलब जब कॉल्स इन एरियर होता है विथ प्रोरेटा अलॉटमेंट, तब हमारे साथ क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। थोड़ी सी, तरीका वही है, जैसा अभी आपने किया वैसा ही करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा अपन समझते हैं। देखिए आप पॉइंट नंबर 2 को देखिए, क्या होगा कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ठीक है, तो कंपनी के पास या तो एक ऑप्शन होता है कि वो एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे या क्या कर दे, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दे। क्या कर दे, प्रोरेटा अलॉटमेंट। और जब प्रोरेटा अलॉटमेंट करते हैं तो एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस होता है, जिसको हमें कॉल्स के साथ क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। किसके साथ एडजस्ट करना होता है, कॉल के साथ एडजस्ट करना होता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जब भी आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है तो देयर इज सम excess application money that is to be adjusted with allotment। किसके साथ एडजस्ट होगा, allotment के साथ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि राम के पास 100 शेयर्स थे, 5 रुपी फाइनल कॉल था, वो नहीं दे पाया तो आपने डायरेक्टली लिख दिया 500 रुपी कॉल्स इन एरियर। लेकिन जब एक्सेस मनी आपके पास होगा और वहां पर भी राम ने अगर 500 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं दिया तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि राम का कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो आपको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम को निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आप टोटल अलॉटमेंट मनी में से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टोटल अलॉटमेंट मनी में से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को माइनस कर दीजिए। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर्स इशू करना चाहते थे 5 रुपीज के हिसाब से, लेकिन आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 1100 शेयर्स की 5 रुपए के हिसाब से, 500 आपके पास है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटमेंट पर आपको चाहिए था 5 रुपीज के हिसाब से 5000 रुपीज, तो क्या आपको पूरा 5000 मिलेगा, नहीं। आपको ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो आपके हाथ में कितने आते? 4500। लेकिन हुआ ये कि यहां पर हमारे राम बाबू हैं। कौन है हमारे? राम बाबू हैं। राम बाबू के पास 100 शेयर्स हैं और राम बाबू ने बोल दिया सर मेरे पास तो अलॉटमेंट का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, कोरोना चल रहा है, मेरी अभी जॉब ठीक नहीं चल रही है। तो क्या करेंगे? क्या आप ये बोलेंगे क्या कि राम से 100 इंटू 500 रुपी क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। बोल सकते हैं क्या? अगर आपने ऐसा बोला तो यही आपका सवाल क्या हो गया? गलत हो गया। आपको यहां पर यही समझना है कि जब भी आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया है तो कॉल्स इन एरियर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं कि कैसे निकलेगा। ये अभी हमने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया, 4500 रुपी नेट ड्यू है। राम के पास कितने शेयर है? 100। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो टोटल 4500 रुपीज है इसको डिवाइड कर देंगे 1000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे और ये जो पूरे 4500 ये 1000 लोगों पर ड्यू है और मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? 100 शेयर्स से। तो आ जाएगा कि राम बाबू ने कितने रुपए नहीं दिए? 450 रुपए नहीं दिए। यही क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है। क्या लिखा है फॉर्मूला? टोटल अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनटू शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। देखिए यहां पर मैंने वही किया, टोटल अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये हो गया बैलेंस अमाउंट, इनटू 100 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। तो इससे आपको कॉल्स इन एरियर का एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कॉल्स इन एरियर का एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है। चलिए इसकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां पर देखिए पूरा एग्जैक्ट हमने क्वेश्चन लिया है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है। एप्लीकेशन थर्ड लाइन में देखिए, ऑन फर्स्ट कॉल के बाद एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर। देखिए हम 5000 शेयर इशू करना चाहते थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली है? 6000 शेयर्स के लिए मिली है। अलॉटमेंट भी क्या हुआ है? ऑन प्रोरेटा बेसिस से हमने किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम टू whom 100 शेयर्स वर अलॉटेड। लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन में आपने पिछले क्वेश्चन की तरह काम किया तो पूरा न्यूमेरिकल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आपको एक बात और ध्यान रखनी, यहां पे लिखा है टू whom 100 शेयर वर अलॉटेड। ये जो अलॉटेड वर्ड है, कौन सा वर्ड है? अलॉटेड। इट पे इंपॉर्टेंट रोल वाइल कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरिया। अगर अलॉटेड दिया या अप्लाइड दिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अलॉटेड दिया है, इसलिए हमको पता है कि राम के पास कितने शेयर हैं? 100। अप्लाइड दिया होता तो कैसे निपटेंगे ये बात बाद में समझेंगे। देखिए एप्लीकेशन था 6000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, 12000 बैंक में आए, लेकिन कंपनी को 5000 शेयर इशू करना था। 5000 इंटू 2, 10000 किस में चले गए? कैपिटल में चले गए। एक्सेस मनी कितना आया? 2000। मैंने कहा था इस एक्सेस मनी को आप किसके साथ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। चलिए अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पे 5000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से कितना ड्यू है? 15000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कर दिया हमने एडजस्ट। अब कितना पैसा चाहिए हमें? 13000। कितना चाहिए? 13। लेकिन राम ने हमें पेमेंट नहीं दिया है, तो राम का कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था बैलेंस अमाउंट ड्यू, तो बैलेंस अमाउंट ड्यू कितना है? 13000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉट कर लिए, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। तो कितना अमाउंट चाहिए कॉल्स इन एरियर का? 260। देखिए आप कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर आप डायरेक्ट निकालते तो 100 इंटू 3 करते 300 होता। ये अंतर क्यों आया? कारण था कि राम को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया था, जिसके कारण इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी में उसका भी कुछ पैसा एडवांस था। अगर पूरा देने की बात आती है तो 300 नहीं देता, जितना अमाउंट एक्सेस था वो क्या करता? एडजस्ट करता। इसलिए आप लोगों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि
एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो उसे एडजस्ट करने के बाद फॉर्मूले के थ्रू ही आप क्या निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर निकालेंगे। तो 260 कॉल्स इन एरियर आ गया और बचा हुआ पेमेंट हमें 12750 मिल गया। इसकी एंट्री हम सीधी करेंगे, अमाउंट ड्यू की एंट्री नहीं बता रहा हूं इसलिए डायरेक्ट कौन सी बता रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड करने की बैंक अकाउंट दिया 12740, कॉल इन एरियर भी बैंक के साथ क्या होगा, डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा क्या आ गया 13। आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कि सर ऊपर तो हमें अलॉटमेंट के 15 लेना थे, कितने लेना थे 15, और यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है 13 से, ऐसा कैसे? तो भैया आपका वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो आपने ऊपर एडजस्ट किया कि नहीं किया, ये देखिए ऊपर किया आपने, तो यहाँ पर ही अलॉटमेंट आपका 2000 से क्रेडिट हो चुका है, तो यहाँ के 2 और यहाँ के 13 मिला के कितने हो गए, 2 + 13 पूरे हो गए 15, पूरा 15 से क्रेडिट हो गया। तो ये देखिए पूरा हमने भी 15 से क्रेडिट किया है, यहाँ पर 13 इसलिए आया क्योंकि एप्लीकेशन मनी हमने ऊपर ही एंट्री पास कर दी थी। अब जिस व्यक्ति राम ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया तो डेफिनेटली वो फर्स्ट कॉल का भी देने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल मनी हमें कितना चाहिए था, फर्स्ट कॉल मनी हमें चाहिए था 5000 शेयर्स पर, अलॉटमेंट चाहिए था हमें 5000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 25। कॉल इन एरियर अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल कॉल के साथ कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट नहीं हुआ है, वो केवल अलॉटमेंट में हुआ था। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया 100 × 5, 500 कॉल्स इन एरियर में गया और 24,500 बैंक में आ गए, एंट्री में कोई चेंज नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अप्लाइड एंड अलॉटेड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये इस क्वेश्चन में अप्लाइड और अलॉटेड वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखिए एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम हु अप्लाइड फॉर 120 शेयर। देखिए क्या वर्ड दिया है, अप्लाइड, नॉट अलॉटेड। कई बार बच्चा ये सोचता है कि ठीक है ना सर, अप्लाइड और अलॉटेड में कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कॉल्स इन एरियर की बात करूं अगर मैं यहाँ, तो यहाँ पर आप फाइनल कॉल को ही समझिए तो आप कितना करेंगे, 120 × 5 600 रुपी कॉल्स इन एरियर में पहुंचा देंगे। जबकि अप्लाइड वर्ड दिया यहाँ पर, अलॉटेड नहीं दिया है। कौन सा वर्ड दिया, अप्लाइड, अलॉटेड नहीं दिया है। अप्लाइड का मतलब ये है कि भैया राम ने 120 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया, लेकिन क्या वाकई में उसे इतने शेयर भी मिले, जरूरी नहीं है। देखिए हमने कैसे शेयर इशू किए थे, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी हमें 6000, कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी 6000, शेयर इशू हम कितने कर सकते थे, 5000 इशू कर सकते थे। तो हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया 6:5 की, जिसने 6 एप्लीकेशन दी 6 शेयर्स के लिए, उसे हमने कितने शेयर अलॉट किए, 5 शेयर्स अलॉट किए, ठीक है। तो क्या यह संभव है कि राम ने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा और राम को हमने पूरे 120 दे दिए होंगे, नहीं, राम को भी हमने क्या किया होगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि राम को हमने कितने शेयर्स दिए थे। तो राम ने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, रेशियो था 5:6 या 6:5, तो 5/6 हो जाएगा। फॉर्मूला यहां मैंने देखिए लिखा हुआ है, टोटल शेयर इशूड इनटू टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। मतलब जो भी आपके शेयर इशूड होते हैं उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए, अप्लाइड से, और जिस भी का भी कॉल इन एरियर वगैरह निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ठीक है। या सिंपल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो क्या था, 5:6, तो इसको ऐसा कर लीजिए 5:6। अब 5:6 में राम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 120, तो उसको कितने रिसीव्ड हुए, x 6, 120 × 5 इक्वल क्या हो गया, x। राम को कितने शेयर मिले हैं,
100 शेयर्स मिले। तो जब तक आप इस एप्लीकेशन अप्लाइड और अलॉटेड वर्ड को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत होने के 100% चांस बन जाएंगे। सो बी केयरफुल कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन दिया हुआ है या अप्लाइड दिया हुआ है। राम के यहाँ पर अप्लाइड दिया था, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम निकाल लिया। अब बाकी बातें यानी कि उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, तो उसका कैलकुलेशन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो उम्मीद है मैंने आपको कॉल्सिन एरिया की प्रॉब्लम्स को ठीक से समझाने में मदद की होगी। आप इस क्वेश्चन को जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करता हूं। तो आप ये क्या कीजिए कि वहां पर पॉज करके थोड़ी देर वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया कीजिए, कैलकुलेशन वर्क को एक बार देख लिया कीजिए। इससे आपको क्वेश्चन को, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है उसको समझने में भी क्या होगी, आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।